दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नवदा टोली। दोस्तों, नवदा टोली ताम्र पाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये स्थल मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से पहले तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग की विशेषता वाली प्राचीन संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया है। ठीक है, नहरान, खैराडीह, सोह गौरा ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। नवदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण काल। दोस्तों, भारत में सबसे पहले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम गेहूं साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, ये संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है और भारत में कृषि का प्रारंभ सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ उत्खनन करता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 4। दोस्तों, 1 और 4 सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा उत्खनन करता है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी नहीं है, दयाराम साहनी। ठीक है, और लोथल, इसमें RS विष्ट ये सही नहीं है। लोथल की खुदाई या उसके उत्खनन करता SR राव हैं, SR राव। ठीक है, तो इसमें चन्नूदड़ों सही है और रोपण यज्ञदत्त शर्मा ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मांडा। दोस्तों, मांडा जम्मू कश्मीर में प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन और हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सुतकांगे डोर दाश्क। ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि दायमाबाद ये परवरा नदी पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी, मांडा चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल शारतुलई वर्तमान में किस देश में स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों तक था। प्रमुख हड़प्पा स्थल शारतुलई वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, घोड़ा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के कई स्थानों से लगभग 4000 से ज़्यादा मोहरें मिली हैं, जो आमतौर पर चौकोर शक्ल में सेलखड़ी से बनी हुई हैं। इन मोहरों पर अनेक पशुओं के चित्र हैं, लेकिन किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र मौजूद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ था उसके संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों मत प्रचलित हैं सिंधु सभ्यता के पतन में। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा
नदी मार्ग परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, ये तीनों जो हैं सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में प्रचलित मत हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गोमल। दोस्तों, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक विस्तार में 7 नदियां शामिल थीं, लेकिन इसमें गोमल नदी शामिल नहीं थी। वो 7 नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती। ठीक है, ये जो विस्तृतता है इसका नाम है झेलम, वर्तमान नाम झेलम है। अस्किनी चेनाब नदी का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यजुर्वेद। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण वेद यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद का इतरेय है, अथर्ववेद का गोपथ है और सामवेद का जैमिनीय तांड है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यानी उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता कौन था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कृषि वैदिक लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गई थी। कृषि हेतु बैलों भैंसे को घरों में पाला जाने लगा था। इंद्र जो वर्षा के देवता थे उनको कृषि का देवता उपनाम भी प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जैन तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह। इसमें कौन सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ सर्प। ये सही सुमेलित है। ठीक है, और नेमिनाथ इनका था शंख, प्रतीक चिन्ह शंख था। अजीतनाथ इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था और मल्लीनाथ इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1, बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। दूसरा है, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बौद्ध दर्शन के संबंध में उपर्युक्त दोनों कथन सत्य नहीं है। बौद्ध दर्शन आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं करता है। क्या करता है? अस्वीकार। इसके बावजूद पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है नहीं मानता है, तो ये मानता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंग राजगृह। दोस्तों, ये महाजनपद की यहाँ बात हो रही है। अंग की राजधानी थी चंपा और राजगृह की राजधानी थी मगध। मगध की राजधानी राजगृह थी। ठीक है, कंबोज हाटक सही सुमेलित है। अश्मक पोटिल ये भी सही सुमेलित है। चेदी सोथिवती ये भी सही सुमेलित है, लेकिन अंग सही सुमेलित नहीं है। अंग की राजधानी चंपा थी और मगध की राजधानी राजगृह थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उदयन। दोस्तों, हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर सबसे पहले मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था? इसमें मौर्य काल में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं माना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नालंदा। दोस्तों, मौर्य कालीन में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ और व्रत
यानी राजनीति शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला और उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। नालंदा शिक्षा का केंद्र नहीं माना जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नानाघाट अभिलेख से। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंशीय शतकर्णी प्रथम की रानी नागनिका ने नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। ठीक है, इसलिए नानाघाट अभिलेख से भूमि दान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्व प्रमुख बंदरगाह था? ठीक है, गुप्तकालीन पश्चिमी तट बंदरगाहों में कौन सा सर्व प्रमुख बंदरगाह था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, भड़ौच बंदरगाह। दोस्तों, गुप्तकालीन में पश्चिमी तट के बंदरगाहों में भड़ौच, चौल, कल्याण, कौम्बे ये प्रमुख थे। ठीक है, इनका सबसे प्रमुख बंदरगाह भड़ौच था। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तोड़माड़। दोस्तों, हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इनका पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जिसका नेतृत्व खुशनवाज ने किया था, जबकि हूणों का दोबारा आक्रमण तोड़माड़ के नेतृत्व में हुआ था। उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया? ठीक है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धर्म विजय। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्य वापस कर दिए थे, इसलिए इस विजय को धर्म विजय कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। दोस्तों, अंतिम नंद राजा घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, जो एक्रोट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः पहला शासक था। यूनानी लोग घनानंद को अग्रमीज या जैंद्रमीज कहते थे। अगला प्रश्न है, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र में राज्य के गुप्तचर को गृह पुरुष कहा गया है। इसमें गुप्तचर विभाग का नाम महामात्या सर्प मिलता है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। ठीक है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है। गार्गी संहिता ज्योतिषी की पुस्तक है, इसमें यवनों आक्रमणों का उल्लेख है। और दिव्या बदान ये एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, होबिस्क। ठीक है दोस्तों, कुषाणों ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे 124 ग्रेन, जो 124 ग्रेन के थे। होबिस्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। इनमें बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, उमा आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बस्त भट्टी। ठीक है, वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। इसने 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, प्रियदर्शिका हर्ष, बी, हर्षचरित बाणभट्ट, सी, सूर्य शतक मयूर, डी, मयूर शतक जयसेन। इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मयूर शतक जयसेन। ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है। मयूर शतक, सूर्य शतक की रचना मयूर ने की थी, जो हर्ष के दरबार का एक विद्वान था। इसके अलावा इसके दरबार में हरिदत्त और जयसेन जैसे विद्वान भी थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, लोमर्शी गुफा। दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष सुदामा, विश्व झोपड़ी और कर्ण चौपार गुफा का निर्माण बराबर की गुफा में पहाड़ी में करवाया था, जबकि अशोक पौत्र दशरथ ने नागा अर्जुनी पहाड़ियों में लोमर्शी गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बलि। दोस्तों, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। रज्जु, भूमि की माप के साथ समय लिया जाने वाला कर। विवीत, ये चारागाह कर था। हिरण्य, ये एक नगद कर था जो अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुषाणों ने। दोस्तों, शकों तथा पार्थियन ने संयुक्त शासन का चलन शुरू किया। शकों और कुषाणों ने पार्थियन के माध्यम से क्षरतपी प्रणाली चलाई, जबकि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। ठीक है। तो किसने प्रांतों में द्वैध शासन का प्रणाली का प्रचलन किया था? कुषाणों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? ऑप्शन ए, सोना, बी, चांदी, सी, तांबा, डी, सीसा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चांदी। दोस्तों, शतमान सिक्के चांदी के धातु से ढाले जाते थे। ठीक है। और सोना जो है ये कृषापण है, कृषापण से, और सीसा भी कृषापण से है। तांबा काकिनी, तांबे के जो सिक्के होते थे वो काकिनी से ढाले जाते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महेंद्रदित्य। दोस्तों, कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रदित्य है। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में ये बिहार के राजगीर के समीप स्थित है, जिसे 2010 में पुनः स्थापित किया गया है। तो महेंद्रदित्य जो है वो कुमारगुप्त की उपाधि है। ठीक है। वैसे कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, यहाँ इनकी उपाधि का नाम दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिंगराज मंदिर। ठीक है, ये पल्लव काल से संबंधित नहीं है। शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा किया गया था। ये राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण है। कैलाशनाथ मंदिर कांची में स्थित है। ये मंदिर राज सिंह शैली के चरम उत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। ये पल्लवों के सबसे अलंकृत मंदिरों में से एक है। और उड़ीसा में एक मंदिर है, लिंगराज मंदिर। ठीक है। इसका निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा किया गया था। लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। शुरू में लिंगराज मंदिर का नाम कृतिवास मंदिर था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसने बातापी कोंडा उपाधि धारण की थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी बातापी पर अधिकार करने के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने बातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने शत्रुमल्ल की उपाधि धारण की थी। ठीक है। नरसिंहदेव वर्मन ने
नरसिंह देव वर्मन यानी प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपराजित। दोस्तों, कांची के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था, जबकि उनका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। अंतिम महत्वपूर्ण पल्लव शासक अपराजित वर्मन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है, यानी तीनों धर्म का कौन सी गुफा प्रतिनिधित्व करती है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एलोरा। ठीक है दोस्तों, एलोरा में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ था। एलोरा की गुफाएं, इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध है। ठीक है, 1 से 12 ये बौद्ध गुफा से संबंधित हैं। 13 से 29 हिंदुओं की गुफाएं हैं और 30 से 34 ये जैन गुफाओं से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरितम, इसके रचयिता कौन है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भवभूति। ठीक है, भवभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। यहीं पर भवभूति ने संस्कृत के 3 नाटक महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित लिखा। रंजत रांगणी में वर्णित है कि ललित दित्य ने यशोवर्मन को हराया और उसके दरबार में रहने वाले बाघ के पति और भवभूति को कश्मीर लेकर आया था। उसी ने उत्तर रामचरितम की रचना की है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी खोखरों द्वारा। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते हुए 1206 में इसकी हत्या की गई। चंद्रबरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जो कि तर्क संगत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार खोखरों को इसका श्रेय देते हैं। गौरी के शव को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गौरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था। इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लाहौर में। ठीक है दोस्तों, 1210 में ऐबक की लाहौर में चौगौन खेलते हुए मौत हो गई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वो ऐबक जनजाति का तुर्क था। ऐबक को पील बख्श यानी हाथियों का दान देने वाला, लाख बख्श लाखों का दान करने वाला, कुरान खां हातिम द्वितीय भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इलवरी। दोस्तों, बलबन का जन्म तुर्कों की इलवरी शाखा में हुआ था। उसका मूल नाम बहाउद्दीन था। जब वो सुल्तान बना तो उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। उसकी एक अन्य उपाधि उलूग खां भी है। बलबन को द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? कौन सा पहला शासक दिल्ली का है जिसने दक्कन को भेदा था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, महावत खां, शाहजहां और औरंगज़ेब ने अपने सामरिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्कन से ही की थी। दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। वहीं दक्षिण जाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय मलिक कफूर को जाता है। अगला प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सुल्तानों ने किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खुसरो शाह। ठीक है
दोस्तों खुसरो मलिक नसीरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बना। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की। मुबारक खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी और अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मसाहत निम्न में से संबंधित था। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भूमि। दोस्तों पैमाइश के आधार पर भूमि राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। इसमें प्रति इकाई विश्व को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। ठीक है, तो मसाहत भूमि से संबंधित था और इसे सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी खिज्र खान। दोस्तों आशिका देवल देवी और खिज्र खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। उन्होंने 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का लेखन जिक्र खिज्र खां के आदेश पर किया था। इसी में अमीर खुसरो कहते हैं कि यदि मैं भारत का या भारत की प्रशंसा करता हूँ तो मुझे पक्षपाती न समझा जाए। इस पुस्तक में अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा स्वयं के बंदी बना लिए जाने की भी सूचना देते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है दंती दुर्ग। दोस्तों राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। संजन अभिलेख से पता चलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया। यज्ञ में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नगरम। दोस्तों नगरम चोलकाल में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। नगरों में व्यापारियों के संगठन को बंजियर भी कहा जाता था। नगरों में व्यापारियों के निगम को नगरटार या उसके अधीन रहने वाले भूमि को नगरनक्की कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? ठीक है, जेजाक भुक्ति का नाम किस चंदेल राजा के नाम पर उत्पन्न हुआ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जय शक्ति। दोस्तों चंदेल राज्य बुंदेलखंड में स्थित था। ठीक है, कहाँ था? बुंदेलखंड में। ठीक है, चंदेल राज्य बुंदेलखंड में स्थित था। जेजाक भुक्ति का चंदेल राजा का नाम उत्पन्न हुआ जय शक्ति से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अकबर। दोस्तों मुगल काल के सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग स्थान था। उसने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया था। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अकबर को ही उसकी मृत्यु के बाद अर्श आसीनी कहा गया, यानी स्वर्ग में रहने वाला। इसका मतलब है स्वर्ग में रहने वाला, अर्श आशियानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658। ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 में हुआ था। ठीक है, सन तो सही दिया है लेकिन डेट गलत दी हुई है। ठीक है, तो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा शिकोह और औरंगजेब की सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह पराजित हुआ। युद्ध के बाद औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक किया था। बदरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, देवरई का युद्ध 13 मार्च 1659, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 11 जून 1665। ठीक है दोस्तों, 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। इस संधि की वजह से शिवाजी की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा था। इसी संधि के फलस्वरूप शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को
5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने की सहमति दी थी। अगला प्रश्न है, बाबर का वजीर निज़ामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? ठीक है, हुमायूं के स्थान पर किसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेहदी ख्वाजा। दोस्तों, बाबर का वजीर निज़ामुद्दीन एक योग्य प्रशासक और वीर योद्धा था। वो लगभग सभी युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया करता था। निज़ामुद्दीन चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर मेहदी ख्वाजा को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है या कहा जाता है? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। दोस्तों, हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने करवाया था। ठीक है, ये इसकी पत्नी थी हमीदा बानो, इसने हुमायूं का मकबरे का निर्माण करवाया था। ये मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है। ये मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग हुआ है। हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है और ये मकबरा दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रुद्र संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म बनारस में हुआ था। इनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सूफी संत बहाउद्दीन ज़करिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? ठीक है, बहाउद्दीन ज़करिया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सुहारवर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने भारत में सबसे पहले सुहारवर्दी शाखा का प्रचार किया। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था। इन्होंने मुल्तान को ही अपने शिक्षा का केंद्र बनाया था। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन ज़करिया को शेखुल इस्लाम का पद प्रदान किया था। ठीक है, इनको शेखुल इस्लाम का पद मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय अरविंदु वंश का महान शासक था। इसने चंदगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। ताताचार्य प्रसिद्ध दार्शनिक और मातला अनंत नामक कवि वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की? ठीक है, विजयनगर शासकों में किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर द्वितीय। दोस्तों, हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा। इसने राजधिराज, राज परमेश्वर, महाराजधिराज, राजव्यास जैसी उपाधियां धारण की थी। हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक था। अगला प्रश्न है, कुतुबशाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। दोस्तों, मसूलीपट्टनम कुतुबशाही साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मेवाड़। दोस्तों, अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक था। अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के 2 सरदार थे जिनका नाम था जयमल और फत्ता। ठीक है, इन्होंने ही दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। दोनों ही अपने समय के वीर योद्धा थे। अगला प्रश्न है, बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दाखिल दरवाज़ा बंगाल में किसने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बारबक शाह। बंगाल के इलियास शाही शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह एक सज्जन और कानून मानने वाला शासक था। वो बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था। इसी ने दाखिल दरवाजे का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हुसैन शाह। दोस्तों, हुसैन शाह एक विद्वान शासक था। वो हिंदू और मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार भूषण उपाधि प्रदान की थी। ये वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। ठीक है, इसे जगत भूषण की उपाधि दी गई थी।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित की? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गयास शाह। दोस्तों, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना गयास शाह के पिता महमूद खिलजी ने की थी, लेकिन गयास शाह अपने पिता की तरह साम्राज्य विस्तारवादी सोच ना होकर धर्मपरायण था। इसके चरित्र में बहुत अंतर्विरोध था। ठीक है, इसके महल में 10,000 से ज़्यादा दासियां थीं। इन दासियों ने इथियोपियाई और तुर्की दासियों से युक्त एक अंगरक्षक सेना गठित की। इसने जैनों को भी शासन में जगह दी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर। ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर सही सुमेलित है। जहांदार शाह लंपट मूर्ख, ये भी सही सुमेलित है। मोहम्मद शाह, इसको कहते थे रंगीला, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन शाह आलम द्वितीय ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा जय सिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्न में से किस स्थान पर नहीं बनाई गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अजमेर। दोस्तों, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि मुगल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी। ये कुशल शासक होने के साथ साथ महान विधिवेत्ता था, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक और वैज्ञानिक था। जय सिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, ठीक है, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली, इसमें जो है क्या बनाया था? आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इसके शासन में 2 अश्वमेध यज्ञ भी हुए थे। ठीक है, अजमेर में ये वेधशाला नहीं बनी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली के मरने के बाद मैसूर के सिंहासन पर बैठा। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अपने नाम के सिक्के जारी किए थे, ये भी सही है। नौसेना बोर्ड का गठन किया था, ये भी सही है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ये भी सही है। लेकिन जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रणजीत सिंह। दोस्तों, 1792 में काबुल के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को उनकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी भी प्रदान की थी। रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक थे। इन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए थे। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? ठीक है, कोचीन की जगह गोवा को राजधानी किस वायसराय ने बनाया था? ये पुर्तगाली वायसराय थे। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नानू डी कुन्हा। ठीक है दोस्तों, नानू डी कुन्हा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, 1530 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम। दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से इनकी स्थापना की थी। इसे 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार दिए गए थे। डचों ने भारत में 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया। इसके अलावा और भी कारखाने 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1645 में जो है ये 1645 में कारिकाल में, ठीक है, 1663 में कोचीन में इन्होंने अपने कारखाने लगाए। ठीक है, सूरत में कब लगाया था? 1645 नहीं, 1616 में। ठीक है, पुलिकट में 1610 में।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हाकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान की? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर। दोस्तों, कैप्टन हाकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत के रूप में भारत आया था। ये 1608 में भारत आया था। मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा मिलने गया। जहांगीर ने उसे आगरा में बसने और 400 का मनसब और जागीर प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक्स-ला-शापेल। दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एक्स-ला-शापेल युद्ध से हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लियो कार्टिस। दोस्तों, द्वैध शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1774। दोस्तों, भारत में पहली बार 1773 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा एम्पे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके तहत विधि आयोग का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? ये किसने कहा था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो। ठीक है दोस्तों, 1909 में भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इस संदर्भ में या इस संबंध में लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम। दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत पर संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस संघ को ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय राष्ट्र संघ में शामिल होना चाहती थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।